Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 federal book chapter number 9 chemical kinetics MCQ. Now question number 1 है जी the rate of reaction fill in the blank as the reaction proceed, यानी कि जैसे जैसे reaction proceed होता है तो rate of reaction क्या होता है. ऑप्शन है increases, B है decreases, C है remains the same और D है may increase or decrease. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिक्रीजेस, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स. रीजन क्या है जी? द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड. This is because as the reaction progresses, the concentration of reactants decreases and the concentration of products increases. जैसे जैसे रिएक्शन हमारा रन हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है. This leads to decrease in number of effective collision between reactant molecule. इससे क्या होता है, जो हमारे पास collision होती है between the reactant molecules वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है, which results in a slower rate of reaction, जिसकी वजह से हमारे पास जो rate of reaction है वो slow. However, there are certain reactions where the rate of reaction may initially increase before decreasing or may remain constant throughout the reaction. लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसका जो रिएक्शन रेट है वो इनिशियली इंक्रीज होगा कम होने से पहले या फिर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन. दीज रिएक्शन are known as complex reaction and they're characterized by multiple step or intermediate species. और ऐसे रिएक्शन जिनका जो रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट रहे या पहले इंक्रीज हो बिफोर डिक्रीजिंग, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन और हम उनको मल्टीपल स्टेप्स या इंटरमीडिएट स्पीशीज की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं या कैरेक्टराइज कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन फिल इन द ब्लैंक ऑफ द रिएक्शन. जो हमारे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन. रीजन क्या है जी? अगर हम रिएक्टेंट ए को देखें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा जी? रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. और आपको पता है कि समथिंग रेज टू पावर जीरो वो क्या होती है जी? इक्वल टू वन होती है. तो रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई वन, तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा. तो हमारे पास जो के यूनिट होंगे वो क्या होंगे जी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जी फॉर द रिएक्शन 2a plus b will get converted into c, the rate law for the reaction is. हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर दो हमारे पास रिएक्टेंट है a और b, और a के जो है 2 मोल्स हैं और b का 1 मोल है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन प्रोडक्ट c. अब हमसे पूछा गया कि जी रेट लॉ फॉर द रिएक्शन क्या होगा जी? ऑप्शन ए जी रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी, रेट इज इक्वल टू के ए बी, रेट इज इक्वल टू के सी, या डी है जी नन ऑफ दी. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी. रीजन क्या है जी? The rate law for the chemical reaction expresses the relationship between the rate of reaction and the concentration of the reactant. जो हमारे पास रेट लॉ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो बताता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. The order of reaction with respect to A is 2 as indicated by the coefficient of A in the balanced chemical equation. जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर A के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? 2 है विद रिस्पेक्ट A. Therefore, among the given options, the correct rate law expression for the given reaction is rate is equivalent to K A raised to power 2 multiply by B. क्योंकि बाकी सब में जो है वो A की पावर 1 आ रही है, सिर्फ ऑप्शन ए में जो है वो A raised to power 2 है, जिसकी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जी for the reaction 2A plus B will get converted into C plus D. The expression for the rate law is rate is equivalent to K A raised to power 2. The order of the reaction in B is first, second, third या zero. तो हमारे पास क्योंकि रेट लॉ में खाली
एक एक्सप्रेशन आ रहा है विद रेज टू पावर 2, जिसकी वजह से हमें ये पता लग सकता है जो हमारा रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसकी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी यानी कि जीरो ऑर्डर। रीजन क्या है जी, द गिवन रेट लॉ expression is rate is equivalent to k a raised to power 2, which indicates that the rate of reaction depends on the square of the concentration of A. The order of reaction with respect to B is determined by the variation the by varying the concentration of B while keeping the concentration of other reactant constant and observing its effect on the reaction rate. अगर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, हमें क्या करना पड़ेगा, बी के अलावा जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और बी की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और फिर उसकी रिस्पेक्ट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। From the given rate law expression, we can see that the concentration of B doesn't directly affect the rate of reaction. हमारे पास जो given rate law है उसके अंदर खाली हमारे पास A की concentration आ रही है with raised to power 2, B की नहीं आ रही, इसकी वजह से हमारे पास क्या concentration of B कोई effect नहीं डाल रही upon the reaction rate. Thus the order of reaction with respect to B is 0. Now question number 5 है जी, the activation energy for a reaction can be increased by increasing temperature, increased by decreasing temperature, decreased by increasing concentration of reactant या none of these. तो correct option हमारा option B यानी कि activation energy increased होगी by decreasing the temperature. Reason क्या है जी, the activation energy for a reaction is the minimum amount of energy required for the reaction to occur. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को रिक्वायर होती है ताकि वो अकर हो सके। Increasing the temperature typically decreases the activation energy required for a reaction to occur. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। This is because an increase in temperature increases the kinetic energy of the reactant molecule. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मेकिंग देम मोर लाइकली टू कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। और वो ज़्यादा जल्दी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और वो बहुत जल्दी जो है वो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसको ओवरकम कर जाएंगे। कन्वर्सली, decreasing the temperature typically increases the activation energy required for a reaction to occur. जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्शन को अकर करवाने के लिए वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, मेकिंग देम लेस लाइकली टू कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। और वो इतनी जल्दी से जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है उसको ओवरकम करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि उनको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो। The concentration of reactants typically does not directly affect the activation energy of a reaction. जो हमारे पास concentration है reactants की वो directly dependent नहीं होती upon the activation energy of reaction. However, increasing the concentration of reactants can increase the rate of reaction by increasing the frequency of collision between reactant molecules, which can make it easier for the reactant to overcome the energy barrier. लेकिन जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो उनकी कोलिजन है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज कर जाएगी और वो आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन R bond X plus H2O will get converted into R bond OH plus HX. As rate is equivalent to K R bond X, the rate of reaction will be doubled when concentration of H2O is doubled, concentration of R bond X is reduced to half, concentration of R bond X is and H2O is doubled, या D है none of these। हमारे पास जो रेट दिया हुआ है रिएक्शन का वो क्या है जी, K कंसंट्रेशन ऑफ R बॉन्ड X। तो अब हमें पता लग रहा है कि जो हमारे पास रेट है वो ओनली डिपेंड कर रहा है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ R बॉन्ड X और वो इंडिपेंडेंट है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो इसकी वजह से अगर हम जो ऑप्शन ए को देखें, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज डबल्ड, अगर हम H2O की कंसंट्रेशन को डबल कर भी दें तो हमारे पास जो
रिएक्शन रेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर H2O का एक्सप्रेशन प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन बी में देखें, कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स इज रिड्यूस टू हाफ। अगर हम आर बॉन्ड एक्स की कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं तो क्योंकि रिएक्शन रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स। तो जब हम कंसंट्रेशन आर बॉन्ड एक्स की हाफ करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा बाय 1/2। ऑप्शन सी है जी, कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स एंड H2O इज डबल्ड। अब इस वाले ऑप्शन में क्या है जी, कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स को अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास रेट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स, तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास रिएक्शन रेट 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आर बॉन्ड एक्स। और H2O की कंसंट्रेशन को भी अगर हम डबल करें विद आर बॉन्ड एक्स, तो H2O क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते कि हम उसे डबल करें या हाफ करें या कांस्टेंट रहने दें। तो इसकी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग या डबलिंग द रिएक्शन रेट वो क्या है, ऑप्शन सी। Reason, the rate law for the given reaction is rate is equivalent to K R bond X, which implies that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant R bond X. If the concentration of R bond X is reduced to half, the rate of reaction will reduce to half because the rate is directly proportional to the concentration of R bond X. Therefore, option 2 is incorrect. Similarly, if the concentration of R bond X is doubled, the rate of reaction will be doubled because the rate is directly proportional to the concentration of R bond X. Therefore, option 3 is correct. The concentration of H2O does not appear in the rate law equation, which means that changing its concentration will not have any effect on the rate of reaction. Therefore, option 1 is incorrect. In conclusion, the correct answer is option 3. The rate of reaction will be doubled when the concentration of R bond X is doubled. हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 में से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर सकते हैं जब हमारी रिएक्टेंट की यानी आर बॉन्ड एक्स की कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो जाएगी। Now question number 7 is the rate of catalyzed reaction is independent of the concentration of reactant products catalysts, या ऑप्शन डी है 0। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी प्रोडक्ट। रीजन क्या है, the rate of chemical reaction is directly proportional to the active masses of reactant or to the product of active masses if more than one reactant are involved in a chemical reaction। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो सबका प्रोडक्ट जो है उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन रेट। As concentration of catalyst increases, its catalytic activity also increases। जब हम concentration of catalyst को increase करेंगे तो जो हमारे पास catalytic activity है वो भी increase। Now question number 8 है जी, if a reaction proceeds in such a way that order of reaction is independent of the reactant's concentration, the overall order of reaction would be। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इस तरह प्रोसीड हो रहा है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी यानी कि 0 ऑर्डर। रीजन क्या है जी, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच अ वे दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, देन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी 0 ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा जी, 0 ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा, तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर कब होगा, जब reactant की concentration raised to power 2 पे हमारा reaction depend कर रहा हो। If the order of reaction is independent of the concentration of particular reactant, it means that changing the concentration of the reactant does not affect the rate of reaction। और अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन रेट है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अब जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हो गया अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन रेट। दिस occurs when the rate determining step of the reaction does not involve the reactant whose concentration is being varied। और हमारे पास
ये कब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जब हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कोई ऐसा रिएक्टेंट नहीं आ रहा होता है जिसकी हम कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं। If the order of reaction is zero with respect to all reactants, it means that the rate of reaction is constant and is not affected by the change in concentration of any of the reactants. और अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट, तो हमारे पास क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा और किसी एक रिएक्टेंट या सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज या वेरी करने से हमारे पास रिएक्शन रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Now question number 9 है जी, reaction with high activation energy are usually fast, slow, exothermic या reversible। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है वो क्या होंगे जी, स्लो रिएक्शन। रीजन क्या है जी, रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली स्लो। Activation energy is the energy required to start a chemical reaction by breaking the bonds of the reactant molecule। Activation energy क्या होती है, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है कि हम रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको ब्रेक करवा सकें और हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो सके। उस एनर्जी को हम कहते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी। If the activation energy is high, it means that a large amount of energy is required to initiate the reaction। अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो हम इसका क्या मतलब है कि हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है कि हम बॉन्ड्स को ब्रेक करवा सकें फॉर स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, एंड देयरफॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड स्लोली। और उसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो slowly proceed होगा towards the product। Now question number 10 है जी, in a reversible reaction catalyst lower the activation energy of the forward reaction, reverse reaction, forward reaction as well as reverse reaction। ये ऑप्शन डी है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन बट इंक्रीजेस फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो जाए। A catalyst lower the activation energy of both the forward and reverse reaction in a reversible reaction। A catalyst works by providing an alternative reaction pathway with a lower activation energy which allow the reaction to proceed more quickly and with less energy input। कैटलिस्ट क्या करता है, जो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो जल्दी से प्रोसीड हो सके और हमें कम से कम एनर्जी रिक्वायर हो फॉर रनिंग द रिएक्शन। When a catalyst added to a reversible reaction, it lowers the activation energy for both forward and reverse reaction। जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वो क्या करता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ forward and reverse reaction। This means that the reaction can proceed in both directions more quickly and the equilibrium point between the reactant and products may shift depending on the condition of the reaction। इससे क्या होगा, जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों में जो रिएक्शन है वो क्विकली प्रोसीड होगा और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द reaction। Now that's all about MCQs of chapter number 9 chemical kinetics। Thanks for watching, please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future। Inshallah, in our next video, we will discuss exercise of chapter number 9, chemical kinetics। If you have any query related to this, please put a comment in a comment section box। Till next video, take care. Allah Hafiz.